गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था जो सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यताओं के जो एरिया निकल रहे थे उनकी जैसे कि आपकी हड़प्पा, चन्होदड़ो, मोहनजोदड़ो, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, सुतकांगीडोर और लोथल, ये जो प्रमुख प्रमुख जो शहर निकले थे। तो इसकी जो खासियत थी, जैसे कि आपकी हड़प्पा की खुदाई में निकलने थे श्रमिक आवास, ओखली, ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, अन्नागार, ये और हाथी का कंकाल, कपाल भी बोल सकते हैं उसका। हाथी का जो सिर होता है उसकी वो ज़मीन के खुदाई में मिला था। और स्वास्थ्य चिन्ह सबसे पुराना। और चन्होदड़ो में क्या मिला था? लेडीज से जुड़े हुए सामान, जो कि आपके मेकअप वाला सामान था, लिपस्टिक, नेल पॉलिश एट्सेट्रा। घड़ा पेंटिंग वाला, और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, उसके पंजे का निशान मिला है। कुछ मित्रों का सवाल था कि ये कुछ उन्हें गलत लग रहा है कि उनके बिल्ली के पंजे का निशान कैसे मिल गया। ये जो खुदाई होती है पुरातत्व या फिर आर्कियोलॉजिकल की, तो उसमें दो तरीके की खुदाई होती है, एक तो लंबवत और एक क्षैतिज। तो लंबवत खुदाई वहाँ करी जाती है जहाँ पे उन्हें जैसे अन्नागार निकल रहा था, स्नानागार निकल रहा था, वहाँ पे लंबवत खुदाई चलती है। जब उन्हें क्षैतिज वाली एरिया मिलते हैं तो वो बड़ी शांति से छोटे जो पेंटिंग ब्रश होते हैं ना, उस हिसाब से उससे भी ब्रश से पॉलिश टाइप की करते हैं, तो उन्हें मिल जाता है कोई ना कोई निशान मिलते हैं। तो इसी हिसाब से, जैसे आपने सुना होगा कि कालीबंगा में मिला था आपको जुता हुआ खेत, हल। तो जुता हुआ खेत का मतलब क्या था? आजकल के खेत जोते हुए समझ में आएंगे क्या, कि कैसे पता चलेंगे? तो ये सब इतिहासकारों की कुछ तो सोच होगी। इतिहास यूं ही नहीं बन गया। कई सारे वैज्ञानिक बैठे होंगे, हेरोडोटस जैसे महान महान हिस्टोरिकल लिखने वाले। तो ऐसे लोगों सब समिति होती है, तो उसके हिसाब से उन्होंने किया होगा, इसमें हमारा कुछ वो नहीं है। तो इसी प्रकार से चनउदड़ो में क्या निकला था, ये सारी चीज़ें। मोहनजोदड़ो पता है कि वहाँ पे बोला जाता है कि सिंधु सभ्यता का तो गलीचा है, पर लाशों का ढेर निकला था, इसलिए वहाँ पे उसको बोला जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, क्योंकि आपने मूवी भी देखी थी जहाँ पे एकदम अचानक बाढ़ आ जाती है, उनका जो बांध टूट जाता है, उसके बाद जो बाढ़ में दब जाते हैं, नदी के साथ गाद भी आता है साथ में, और गाद में जो दब जाते हैं वो हमेशा के लिए दब जाते हैं। जैसे हाथ ऊपर, तो हाथ ऊपर ही होके निकलेगा, जैसे भी, समझ रहे हैं ना? जो मतलब जो दब जाता है तो वो जैसी स्थिति में दबा है, तो खुदाई करने में वैसी ही स्थिति में वो निकलता है। अनाज रखने का गोदाम, जो सबसे बड़ी इमारत थी, अन्नागार जिसे बोलते हैं, अन्नागार निकला तो है आपका हड़प्पा में भी, लेकिन जो अन्नागार की सबसे बड़ी इमारत निकली है वो निकली है सिंधु सभ्यता, सॉरी, मोहनजोदड़ो में। और पुरोहित आवास, अब आपको कैसे पता कि पुरोहित आवास था? क्योंकि वहाँ पूजा पाठ का भी सामान मिला था, इसलिए उसको पुरोहित आवास बोल दिया। अब वो श्रमिक आवास क्यों बोलेंगे जहाँ पे ऊपर निकला था हड़प्पा में? तो उसको श्रमिक आवास इसलिए बोलेंगे क्योंकि सामान भी मिला होगा, तो श्रमिकों वाला मिला होगा, जो भी कुछ अब उनकी सोच होगी, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। सभागार, चौड़ी सड़कें, सूती वस्त्र, तांबे का ढेर, कांसे की नर्तकी, पशुपति शिव, ये सारी चीज़ें वहाँ पे निकली थी। रोपड़ भी निकली थी। रोपड़ में बताया था दफनाना, क्या बोलता है वो, जब कोई इंसान मर जाता था उसको दफनाते थे, उसके साथ उसके पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था। तो यही सब कहाँ निकला था? रोपड़ में बताया था, याद रखना अच्छे से। बनवाली, बनवाली के नाम के अकॉर्डिंग नहीं चलना, इसके जस्ट अपोजिट चलना है। बनवाली में अच्छा लगता है सुनने में कि बनवाली, कुछ ना कुछ तो इसने बनवाली होगी, पर यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं था। अच्छा खासा कुछ नहीं था, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थीं, नालियाँ खुली हुई थीं, और आप समझ सकते हैं जैसे कि कोई व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ये आपका हरियाणा वाले एरिया में पड़ता है। कालीबंगा जो आपके घग्गर नदी के पास है, एरिया जो उनका पड़ता है, उसको बोलते हैं कालीबंगा। तो जुता हुआ खेत मिला है, चूड़ी मिली है, यज्ञ के सामान मिले हैं, अलंकृत ईंट मिली है। धौलावीरा, धौलावीरा जो आपका है, जो गुजरात में है, सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा एरिया धौलावीरा है। कोशिश करेंगे आगे से आपको जो पढ़ाएंगे तो उसमें आपको वीडियो भी डाल दिया उसका जो बोलते हैं उसकी पिक्स भी डाल देंगे, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सुतकांगीडोर,
सूतकांगे डोर में क्या निकला है, घड़े में लाशें मिली हैं। लाश जो होती है वो कहाँ मिली, घड़े के अंदर। अंदाज लगा सकते हैं कैसे जा सकती है घड़े के अंदर लाश। तो जो कुम्हार होते थे वो बनाते थे, जैसे आज ताबूत बनती है, उस ज़माने में बनाया जाता था आपका घड़ा। बहुत बड़े बड़े जो गांव में होते हैं, जिन्हें कोठले बोलते हैं, गांव वाले लोग जानते होंगे, अच्छे से जानते सब होंगे, लेकिन कुछ CBSE वाले जानना नहीं चाहते, सोचते हैं कि यहाँ, समझ रहे हैं ना, इंग्लिश मीडियम वाले तो होते हैं। उसमें लाश भी मिली है घड़े में, और घोड़े का कंकाल भी मिला है। तो इससे अंदाज लगाते हैं कि घोड़ा उस ज़माने में घोड़े का यूज करते थे लोग। लोथल गुजरात में है। यहाँ पे 2 लाशों का एक साथ मिलना पाया गया है। अब 2 लाशों में दो लाशों का एक साथ मिलने का मतलब ये है कि पति पत्नी को डाल दिया गया हो एक ही ताबूत में या एक ही कब्र में। अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि एक कंकाल की हाइट ज़्यादा है तो एक कंकाल की हाइट थोड़ी कम है। तो जो छोटी वाली है उसको समझ लिया है कि वो लेडीज का कंकाल है। वैसे तो हड्डियों का ढांचा दोनों का एक से एक जैसा ही लगता है, पर उसकी थोड़ी लंबाई और कुछ आंकड़े होंगे, उस हिसाब से उन्होंने बताया कि वो लेडीज का है। ठीक है, वो तो हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसको आप समझने की कोशिश करना कि हम अभी जो बता रहे हैं ये सारी एशिया की सभ्यताएं थी। एशिया में बहुत सारी एरिया आते हैं, जैसे कि आपकी इराक, सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी कोई सभ्यता है तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे बोलते हैं, जो इराक में थी, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के बीच में। और मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो एक अकेली सभ्यता नहीं है, वो कई सारी सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि आपकी सुमेरियन, सीरियन, बेबीलोन और कैलेंड्रिया, ये सारी जो सभ्यताएं हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं इसमें से। ये आपकी जो चारों मिलके, ये चारों सभ्यताएं मिलकर क्या बनते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कुछ एक इम्पोर्टेंट बात थी कि उस टाइम पे अगर मंदिर को क्या बोला जाता था, जुगीरत। क्या बोलते थे, जुगीरत। कोई पूछे तो सबसे पुरानी सभ्यता बोलेंगे ये 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से लेके 8,000 ईसा पूर्व तक। और हमारी जो सभ्यता थी हड़प्पा वाली, तो वो कितनी थी, 2500 ईसा पूर्व, मतलब 2500 ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की बात बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में और आगे आते हैं। बगल की, इसके जो बगल बोल रहे हैं, ईरान, इराक, ईरान जो आसपास में पड़ते हैं, बगल बगल इनकी एक ही बाउंड्री से जुड़े हुए हैं, बॉर्डर से। तो ईरान में जो सभ्यता है उसको बोलते हैं फारस की सभ्यता। फारस नाम सुना होगा आपने, फारस की खाड़ी। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, आपको बहुत कायदे में समझाएंगे, अच्छा भी लगेगा आपको सुनने में। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई अपनी इराक, ईरान और अपना भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये उस टाइम पहले एक ही था, ये सारे एरिया एक थे, लेकिन ये अंग्रेज़ों ने सबको अलग अलग करके बांट के चले गए। तो ये कुछ हिस्से आपके पाकिस्तान में चले गए, तो कुछ हिस्से आपके अफगानिस्तान में चले गए, और अखंड भारत को तोड़ के उन्होंने छोटे 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 खंड बना दिए थे। एक अपने असभ्य देश जिसका नाम है चाइना, चाइना में भी सभ्यता थी, उसको बोलते थे पीली नदी की सभ्यता, जिसको बोलते थे पीली नदी की सभ्यता। तो उसके बाद आते थे, फिर चलते हैं अपन उस एरिया में जहाँ पे इराक, ईरान और नीचे इस साइड में थी मिस्र। मिस्र की सभ्यता आपने देखे होंगे, चलो आपको हम एक फ़ोटो दिखाते हैं। ये देखो, मिस्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गीजा के पिरामिड। ये वहाँ की सभ्यता यूनानी सभ्यता बोली जाती थी। रसायन विज्ञान में सबसे आगे थे, ज्योतिष में सबसे आगे थे, तेज थे, और उनका कुछ और ही मानना था। जैसे हम लोगों का मानना होता है कि प्रलय आएगी या कुछ होगा, कल की अवतार होगा, सब विनाश हो जाएगा। तो इस्लामिक लोग समझते हैं, मुस्लिम भाई समझते हैं कि क़यामत का भी दिन आएगा, जिस दिन क़यामत होगी सब खत्म हो जाएगा, दुनिया प्रलय में मतलब सब खत्म हो जाएगा। हर धर्म के अपने मत हैं और सारे मत एक ही जगह पे जाते हैं कि क़यामत, प्रलय और क़यामत। तो इसलिए इसी प्रकार से मिस्र में जो यूनानी लोग रहते थे, तो उन्होंने
उनके राजाओं को इस एरिया में, कहाँ पे, इस एरिया में दफनाते थे, इस एरिया में दफनाते वो। और वो ये कहते थे, ये इनका मानना ये था कि यहाँ पे हमारे जो राजाओं को दफनाया जाता है तो वो डायरेक्ट अपने ऊपर वाले से बात करते थे, वहाँ के देवताओं से डायरेक्ट इनकी बातें होती थी। तो वो यहाँ पे दफनाया जाता था। और वहाँ के जो ज्योतिषी होते थे, जो उन्होंने दिमाग लगाया था, जो जो पट्टियाँ होती हैं उनको केमिकल में लपेट के डाल के मृतक शरीर के चारों तरफ लपेट कर यहाँ दफनाते थे। ठीक है, जब यहाँ पे दफनाते थे तो उसके बाद इनका एक मानना था, वो ये कहते थे कि जब कयामत आएगी तो उसके बाद क्या होने वाला है, दुनिया समाप्त हो जाएगी, सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद जो हमने ये इनको लपेट लपेट के रखा है ना, तो यही लाशें वापस ज़िंदा होंगी। कयामत आएगी तो उसके बाद ये लाशें वापस ज़िंदा हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ के मिस्र के एक राजा थे फ़िरौन। इस्लामिक भाई आपस में आप लोग जानते होंगे, फ़िरौन ऐसा एक राजा था जो अपने आप को खुदा समझता था। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। चलिए, मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व, जो मिस्र की सभ्यता है वो 2100 ईसा पूर्व के टाइम की थी। और सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, ये देखो ये लिखा है। ठीक है, तो इनका ये हमने समझ लिया है। अब इसके बारे में थोड़ा और, ये तो सभ्यताएं ख़त्म हो गई, इनके बारे में जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी एक स्टोरी नुमा अपन सुनते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। ये हो गई हमारे एशिया महाद्वीप की सभ्यताएं। एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को। आगे आते हैं, यूरोप में भी एक सभ्यताएं फैली थी। पर यूरोप की सभ्यता कब थी, जब अपने भारत में महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध और महावीर जब वो अपने उपदेश दे रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, तब वहाँ पे सभ्यताएं चल रही थी, तब शुरुआत की हुई थी वहाँ पे सभ्यताओं की। तो यूरोप की सभ्यताएं जो दो फेमस हैं आपकी, वो स्पार्टा की सभ्यता, दूसरी है रोम की सभ्यता, जो तो बहुत ज़्यादा फेमस थी। हाँ, ये देखो बताया गया, जब रोम की सभ्यता चल रही थी, ये देखिए आप यहाँ पे नोट किया गया है, जब रोम की सभ्यता चल रही थी तो भारत में मगध साम्राज्य चल रहा था। और मगध साम्राज्य के टाइम हमारे भगवान बुद्ध भी आए थे। ठीक है, उस टाइम हमारे यहाँ पे उपदेश दिया जा रहा था। समझ लो, भारत उस टाइम सच में ज्ञान का एक संकुल कहा जाता था। यहाँ पे ज्ञान की पकड़ यहीं से है। दुनिया चाहे कितनी भी उड़े आज, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मूल तत्व है वो हमारा भारत में ही है, पर उसकी बस पहचान नहीं हो पा रही है। तो स्पार्टा की सभ्यता में बताया जाता है कि शक्तिशाली योद्धा थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। और रोम की सभ्यता में दो इंसान बहुत फेमस थे, दो राजा थे, उनका नाम था जूलियस सीजर, दूसरे हैं ऑगस्टस। तो जूलियस सीजर जो थे इनके नाम, ये इतने खतरनाक राजा थे कि इनके नाम पर, तो जूलियस सीजर और ऑगस्टस दोनों खतरनाक राजा थे। और कहा ये भी जाता है, कहा नहीं जाता है, मतलब जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई और अगस्टस के नाम पर अगस्त महीने का नाम रखा गया है। ठीक है, और एक कहानी और है जूलियस सीजर के पीछे। जूलियस सीजर को उसकी सभा के टाइम पर, जब वो अपने मंत्रियों की बैठा के एक सभागार में बैठ के बातें कर रहे थे, पर हुआ क्या आखिर में, जैसे सिराजुद्दौला के साथ हुआ था धोखा, उसी प्रकार से जूलियस सीजर के साथ भी यही हुआ था। उन्हीं के मंत्रियों ने उसके चाकू गोद गोद कर उसकी हत्या कर डाली थी, और उसको मरवाने वाले उसके करीबी थे। इसलिए आप अपने दुश्मनों से नहीं, अपने करीबियों से सावधान रहें, क्योंकि करीबी आपकी एक एक बात जानता है कि आप कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब जाते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहें। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे से इतिहास का जो नया चैप्टर है, उस चैप्टर में देखो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो सबसे पुरानी बात हमने बताया था
कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 प्राक, आद और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक में हमने आपको पढ़ा दिया है पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ये सारी चीज़ हम पढ़ा चुके हैं नव पाषाण काल। आद ऐतिहासिक में हमने आपको बता ही दिया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यताएं और जो सारी सभ्यताएं इसी के बारे में पढ़ाई गई, जिसमें स्रोत लिखा तो गया है पर पढ़ा नहीं गया है। तो इसमें आद ऐतिहासिक में ये आता है, जो कि आपकी यूरोप की सभ्यता तक हम ख़त्म कर देते हैं और इसको ही यहीं पे एंड भी करते हैं, क्योंकि इसके आगे कुछ है भी नहीं। अब इसके बाद आता है तीसरा चैप्टर ऐतिहासिक। ऐतिहासिक को पढ़ने के लिए क्या बताया गया था, क्या नहीं बताया जाएगा, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करते हैं। और अगली क्लास को पढ़ने से पहले आप मेरी क्लास को पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। अच्छा लगे तो बताएं, ना लगे तो उसके बारे में बताएं, बेझिझक बताएं, क्योंकि ये हम नहीं, हमारा ही चैनल है, मेरा नहीं, ये हमारा चैनल है। तो इस क्लास की समाप्ति करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।